नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप जो हमारी सीरीज़ देख रहे हैं वो है शिक्षाविद, जिसमें हम नए नए शिक्षाविदों से मिलेंगे और जानेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया बदलाव आ सकता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं पूर्णिया के चर्चित शिक्षाविद रमेश चंद्र मिश्र जी। रमेश चंद्र मिश्र जी, आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनीष जी। रमेश चंद्र मिश्र जी, आप अपने शुरुआती स्ट्रगल के बारे में बताइए। शुरुआती स्ट्रगल तो कोई ऐसा रहा नहीं, इसलिए कि मैं जब 7वीं क्लास तक मैंने अपनी पढ़ाई शंकर बारटोला मिडिल स्कूल में की। गवर्नमेंट स्कूल में किए? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने की। और उसके बाद नतरहाट विद्यालय की मैंने परीक्षा दी थी, रिजल्ट आया तो फिर मैं 20 अक्टूबर 1964 को नतरहाट विद्यालय में प्रवेश लिया। 1964 में आपने नेत्रहाट परीक्षा पास की? पास की। उसके बाद मैं 6 साल तक नतरहाट में रहा। 1970 में मैंने हायर सेकेंडरी किया। हायर सेकेंडरी करने के बाद एलएस कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं व्यापार में चला आया। एलएस कॉलेज में पढ़े हैं सर? लंगट सिंह कॉलेज, जो पूरे बिहार के अंडरवर्ल्ड के बारे में जाना जाता है कभी कभी सर। हाँ, थोड़ा कह सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बेगूसराय का राज था। बेगूसराय के क्रिमिनल्स ज़्यादा वहाँ रहते थे, इसलिए अंडरवर्ल्ड कॉलेज ठीक ही कहा गया है। क्योंकि अशोक सम्राट का राज कहा जाता था, आनंद मोहन का भी एक समय प्रभाव कहा जाता था जी, तो वह था। लेकिन पढ़ाई वहाँ मैंने की। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं व्यापार करके देखूं, चूँकि मैं एक साधारण परिवार से आता था और मेडिकल पढ़ाई के लिए मैं उपयुक्त अपने को मैं नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल था। मैं खून इत्यादि किसी का देख नहीं सकता था। कोई बीमार पड़ता था तो मैं उसे देख नहीं पाता था। इस कारण मैंने व्यापार को चुना और मैंने समझा कि अगर व्यापार मैं सही ढंग से कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आगे की पढ़ाई मैं आगे कर लूँगा। मैं व्यापार में मैंने शुरुआती व्यापार जो की वो पंप सेट से की। पंप सेट के बाद मैंने ट्रैक्टर बेचा। ट्रैक्टर के बाद मैंने जीप बेचा। ट्रैक्टर की एजेंसी 1979 में ली गई। 1979 में ही मेरे पिताजी का डेथ हो गया जब मैं 28 साल का था। उसके बाद मैंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। मैंने उसके बाद 1994 में ऐसा हुआ कि बिहार के गवर्नर डॉक्टर AR किदवई थे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। झारखंड भी बिहार के साथ ही था, उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो 1994 में हम लोगों की नोबा की नतरहाट टोलबाज एसोसिएशन के लोगों की एक मीटिंग रांची में हुई दिसंबर 29-30-1994 को। वहाँ किदवई साहब ने कहा कि आप लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं सबों पर बिहार की जनता का कर्ज है। आपने स्कॉलरशिप से पढ़ा है और आपको इस कर्ज को अदा करना चाहिए। ऐसे IAS IPS IRS व्यापारी डॉक्टर इंजीनियर जितने लोग हैं सब अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन उसके अलावे एक फर्ज आपका होता है कि नतरहाट जैसा ही एक स्कूल आप बिहार में और खोल लें। मैंने वहीं उनको कहा कि मैं खोलूँगा और पूर्णिया में खोलूँगा। मैं आकर यहाँ 1995 में जनवरी महीने में ज़मीन लिया परोड़ा में और 19 जून को शिलान्यास हुआ। पूर्णिया आने का क्रम कैसे हुआ और पूर्णिया ही क्यों हुआ? चूँकि मेरा व्यापार पंप सेट का था, पूर्णिया में मेरे एक स्टाफ रहते थे। मैं जब पूर्णिया 19 जनवरी और करीब 1974 में? हाँ 1974-74 में मैं जब घूमने आया, व्यापार अपना देखने आया, तो पाया कि जो स्टाफ है वो नाकाबिल है और यहाँ स्कोप बहुत बढ़िया है। स्टाफ नाकाबिल है और स्कोप बढ़िया है? बढ़िया है। ये कैसे मैच किया? ऐसे कि 1 लाख की बिल्टी उसके पास 25, मतलब उस समय 40 पंप सेट की बिल्टी होती थी, वो पड़ी हुई थी। वह कभी बाहर निकलता नहीं था और मोटरसाइकिल चढ़ता नहीं था। और जब मैंने, वो मेरा साथी ही था मोकामा मिडिल स्कूल का, जब मैंने उसको कहा
कहा मुझे जान नहीं देनी है। तो मैंने सोचा कि मैं ही अब यहाँ रह लेता हूँ। उसको मैंने यहाँ से विदा किया कि जाओ तुम बेगूसराय जाओ और वहाँ पिताजी के पास हमारे रहो। तो उस स्थिति में मैंने पाया कि पूर्णिया बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ मेहनत करने से अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो वह 19 जनवरी से लेके और 30 जून, जो कोऑपरेटिव ईयर जुलाई से शुरू होता है जून तक चलता है, मैंने 229 पंप सेट बेचा, जो कि पूर्णिया का हाईएस्ट था पूरे साल का। और मैं आगे बढ़ता गया और पंप सेट मेरे लिए जीवनदायी बना और वहीं से मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई। फिर 1979 में मैंने आपको बताया है कि HMT ट्रैक्टर की एजेंसी मैंने ली। 1987 में मैंने महिंद्रा जीप की एजेंसी ली और धीरे धीरे यह कारवा बढ़ता गया। जो व्यापार की बात हो रही है सर, 90 के दौर की बात करें, 89 का, 90 के दौर में कहा जाता है कि बिहार में जातीय हिंसा चरम पर थी और तो और व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, बिहार छोड़कर जा रहे थे। उस बीच आपने सरवाइव किया, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैंने स्कूल जो 1995 से शुरू किया बनाना और 1996 में वो 21 जुलाई को उसकी शुरुआत हो गई। बच्चे आ गए थे और फर्स्ट असेंबली 21 जुलाई 1996 को हुआ। आपने ठीक कहा, उस समय जंगल राज वाली हिसाब थी। घर के लोग डरते थे जब मैं बाहर निकलता था। जब तक मैं घर नहीं आता था घर के लोग काफ़ी चिंतित रहते थे। लेकिन एक जुनून सा हो गया था। रास्ते में लोगों से मुलाकात भी होती थी, बात भी होती थी। और चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था और वह खोलना था, तो लोगों ने हैरस नहीं करके मदद ही किया। चूँकि उनके बाल बच्चे भी पढ़ेंगे, उन्होंने सोच रखा था कि इस विद्यालय में मेरे बाल बच्चे भी तो पढ़ेंगे, तो उन लोगों ने हैरस वैसा नहीं किया। सर, आप एक शिक्षाविद हैं, आप बताइए कि बिहार में सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसमें सुधार कैसे हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुधार की बात जो कही, अगर गड़बड़ नहीं होता तो सुधार की बात आप नहीं करते। नीचे से ऊपर तक जो शिक्षा के क्षेत्र में जितने पदाधिकारी हैं, हो सकता है वो मेरे इस वक्तव्य से नाराज भी हों, ब्लॉक लेवल से लेकर और सेक्रेटरी तक इसमें सुधार करने का प्रयास करें। यह जितने स्कूल के अध्यापक लोग हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल के, उनको बहुत सारे कामों में लगाया जाता है। कभी गाय की गिनती करते हैं, कभी आदमी की गिनती करते हैं, कभी वोटिंग करवाते हैं और पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हाल के दिनों में तो ऐसे ऐसे शिक्षकों की बहाली हो गई है जो आप देखते ही होंगे कि वो इंग्लिश लिखना नहीं जानती, हिंदी लिखना नहीं जानती, गणित से वास्ता नहीं है, साइंस का स्पेलिंग भी नहीं लिख सकती। ऐसे ऐसे टीचर लोग आ गए हैं। तो कैसे विकास संभव होगा सरकारी विद्यालय का? लेकिन हाँ, इसी कड़ी में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कम 10% सरकारी विद्यालय अच्छे हैं, जहाँ की हेडमास्टर अच्छे हैं, जहाँ की शिक्षिकाएं, शिक्षक अच्छे हैं, जहाँ बच्चे भी ध्यान से पढ़ते हैं। और उन विद्यालयों से भी इस बार IAS में बच्चे निकले हैं। जैसे कि बक्सर की एक लेडी निकली, मधुबनी का लड़का निकला और बहुत सारे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के लोग प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करके या मिडिल स्कूल का या सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त करके सरकारी विद्यालय से निकले। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर सरकार शिक्षा पर ध्यान दे दे तो राज्य का विकास होगा। पहले तो उस क्षेत्र का विकास होगा, फिर राज्य का विकास होगा, फिर देश का विकास होगा। और बिहार शिक्षा के मामले में जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ा नहीं रहेगा। सर, स्कूलों की बात तो सरकारी स्कूल की सभी पत्रकार आपसे पूछते ही होंगे, लेकिन मेरा सवाल होता है, चूँकि आप एक कॉलेज चलाते हैं
कॉलेजों की भी स्थिति बिहार में धाराशाही अवस्था में है। आप एलएस कॉलेज के उस वक्त के स्टूडेंट हैं जिस वक्त एलएस कॉलेज में पढ़ना बड़ी सम्मान और गर्व की बात होती थी। सर, हमारा सीधा सवाल है कि जो कॉलेजों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, उसके पीछे की वजह क्या है? आप जो पूछ रहे हैं कॉलेजों की स्थिति का, तो फिर वहाँ वही बात आ जाती है कि कॉलेज के जो चांसलर हैं, मैं वाइस चांसलर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं चांसलर की बात कह रहा हूँ कि चांसलर अगर शिक्षाविद होते हैं तो अच्छे वाइस चांसलर की बहाली होती है, अच्छे प्रोफेसर्स की बहाली होती है, अच्छे लेक्चरर्स की बहाली होती है। लेकिन अब चांसलर पॉलिटिशियंस आने लगे हैं और वह इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो चांसलर हमारे आए हैं वह इस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार का पावर सीज किया है जो प्रीवियस चांसलर ने उनको बहाल किया था, और वह इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अब लगता है कि इस क्षेत्र में थोड़ा सुधार होगा। इंजीनियरिंग के मामले में तो सुधार हो गया है, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक अलग बोर्ड ही बना दिया गया है। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन बिहार अभियंत्रण संगठन करके बना दिया गया है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी हो रही है। लेकिन फिर मैं इसमें कहूँगा कि वर्तमान सरकार की नीति है कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो। काफ़ी पैसे लगा के खोला जाता है, लेकिन उसमें ना एपरेटस होता है, ना अच्छे टीचर होते हैं, और स्टूडेंट तो कंपटीशन से आते हैं लेकिन वह प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होती है। हाल में आपने सुना होगा कि जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है छपरा का, वहाँ मुजफ्फरपुर से MIT के कुछ लेक्चरर्स गए थे इन्विजिलेटर होकर। परीक्षा में उन्होंने कड़ाई की तो 20 इन्विजिलेटर को बंधक बना के रख लिया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको छोड़ा गया। क्यों ऐसा हुआ? तो उनकी मांग थी कि हमें चोरी करने दिया जाए। मेरे यहाँ की भी मैं बात बताता हूँ। मेरे यहाँ भी एक कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा, सेंटर था। जब बहुत कड़ाई हम लोगों ने की तो लोगों ने अपने प्रिंसिपल को कहा, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया हमारे प्रिंसिपल को, लेकिन वहाँ कहा गया कि नहीं, यह संभव नहीं है, हम आगे से नहीं लेंगे सेंटर, किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का नहीं लेंगे। और अब मेरा कॉलेज किसी कॉलेज का सेंटर नहीं है, जबकि मेरे कॉलेज के छात्र दूसरे कॉलेज में जाकर, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर परीक्षा देते हैं, आराम से परीक्षा देते हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सर, आप पूर्णिया से हैं, पूर्णिया बढ़ रहा है, इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? आपने ठीक कहा कि मैं पूर्णिया से हूँ, चूँकि मैं 1974 से हूँ और करीब 48 साल मेरा यहाँ गुजर गया और आगे भी यहीं गुजरेगा। पूर्णिया मेरा यह है कि पूर्णिया का एक समग्र विकास हो, समुचित विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और अभी जो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, जो कि यातायात की व्यवस्था डायरेक्ट कहीं से नहीं है, तो वो यातायात की व्यवस्था अगर यहाँ एरोड्रम चालू हो जाए, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन हर जगहों के लिए खुले, नदियों पर लोगों का कंट्रोल हो, बाढ़ सुखाड़ से पूर्णिया सुरक्षित रहे, तो मैं समझता हूँ कि पूर्णिया धन धान्य पूर्ण हो जाएगा, विद्युता पूर्ण हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा, सारे क्षेत्रों में पूर्णिया आगे आ जाएगा। जो भी पूर्णिया जिला बिहार का सबसे निचले स्तर का जिला है, स्वच्छता के मामले में भी पूर्णिया बहुत खुला है। अगर इसको स्वच्छ रखें तो हम समझते हैं
कि हाँ पोल्यूशन जो बीच बीच में बढ़ जाता है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के चर्चित शिक्षाविद रमेश चंद्र मिश्र जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ दैनिक को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।